गुड मॉर्निंग 12th क्लास। फसल उत्पादन लेक्चर है आपका ये, जिसमें आप लोगों को पहले मैं पोषक तत्वों के बारे में समझा चुका हूँ, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं, उनमें क्या क्या उनके प्रभाव हैं, उनसे क्या क्या कमी पौधों में होती है, ये सारी चीजें आपके प्राथमिक पोषक तत्वों में समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो आपके पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं? द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व में पहला है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है जब पौधों में, तो हम लोग को उदासीन करने की क्रिया होती है, या फिर जो कोशिका भित्ति है उसको बनाने में मदद करता है। कोशिका भित्ति मतलब जो कोशिका है उसके ऊपर का एक आवरण, उसे बनाने में ये मदद करता है। ठीक, इसके अलावा बीज के निर्माण को प्रेरित करेगा। बीज निर्माण जो होता है उसमें भी इसकी क्रियाएं, ये एंजाइम जो होते हैं जो क्रिया को प्रेरित करते हैं, उसी तरीके से कैल्शियम वहाँ पर तत्व मौजूद है जो उस क्रिया में एंजाइम के काम में मदद करता है, प्रेरित करता है उस क्रिया को। ठीक है, इसी तरीके से अगला है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्रोटीन मतलब हमारे बॉडी में जैसे प्रोटीन की मात्रा होती है वो संश्लेषित होता है, उसे तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे ही पौधों में भी यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, उसे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में यह सहायक होता है। अगला है पौधों के जड़ के सिरे, उनके विकास की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। जो पौधों की जड़ जो होती है वो अंकुरित होती है, बढ़ने लगती है, तो उस जड़ के विकसित होने में भी ये मदद करता है, जिसके सिरों पर जो शीर्षस्थ कलिका होती है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो टॉप होता है, उसको बढ़ने में मदद करता है, जिससे कि वो जड़ आगे बढ़ सके। ठीक, अब इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जड़ का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। पहली चीज जो हमने भी पढ़ा था कि जड़ विकसित होती है, तो इससे जड़ का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। फिर पौधों की जड़ों में ग्रंथियों की संख्या कम हो जाती है। सीधी सी बात है, जहां जड़ें विकसित नहीं हो पा रही तो उनकी ग्रंथियां भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर अगला है अग्रस्थ कलिका शिखर से मरने लगती है। ये सारी आपने जड़ें 11th में पढ़ी होंगी एग्रीकल्चर में। तो जो अग्रस्थ कलिका, जो सबसे ऊपर जो कली खिलने वाली होती है, वो मुरझा जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। फिर पत्तियों की सामान्य वृद्धियां भी नहीं हो पाती। तो ये कमियां किसकी है? कैल्शियम की। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम के कारण पौधों में हरापन होता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफिल का अवयव कौन सा है? मैग्नीशियम। तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने में मदद मिलती है। वसीय और तेलीय अम्लों का संश्लेषण इसमें हो सकता है। ठीक, अब ये चीजें अगर नहीं हो तो पत्तियां कमी, इसकी जो मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियां सीधी नहीं रहती और टूट जाती है। मैग्नीशियम के कारण पत्तियां हरी रह पाती हैं, और अगर मैग्नीशियम नहीं हुआ तो पत्तियां टूट जाएंगी। जैसे जैसे आप कार्य याद करोगे उसकी कमी अपने आप याद होगी। ठीक है, इनकी कमी से पौधों की पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है और शिराएं हरी रहती हैं। मतलब शिराएं तो हरी है, डंडियां तो हरी है, लेकिन पत्तियां पीली हो चुकी हैं। ये भी मैग्नीशियम के कारण होता है। अब अगला है सल्फर के कार्य। सल्फर भी क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। फिर दूसरा, यह एंजाइम क्रिया को बढ़ाता है, प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक होता है, और ग्रंथियों के निर्माण में भी सहायक होता है। देखिए, सल्फर भी जड़ों की ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होता है, तो इसका दूसरा कमी क्या होगी कि वो जड़ें वृद्धि नहीं कर पाती। ठीक है, तो नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जड़ें बढ़ नहीं पाती, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, और बीजों में तेल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये तीन जो थे कौन से तत्व थे? द्वितीय पोषक तत्व। ठीक है, अब वे पोषक तत्व जो कम मात्रा में उपयोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, क्या नाम दिया था तीसरा? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व में आपने पढ़ा था कौन कौन से तत्व हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है। जैसे आयरन के बारे में अगर बात करें तो कोशिका विभाजन में या श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने में मदद करता है। जबकि इसकी कमी ये होगी कि इसके कारण जो फल होते हैं वो अध पके ही गिर जाते हैं, पूरी तरीके से पक नहीं पाते और गिर जाते हैं। अगला है मैंगनीज। मैग्नीज का कार्य भी क्लोरोफिल, ये मैग्नीज सबसे मेन चीज, मैग्नीज को हमेशा ध्यान रखें, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, मतलब किसी भी क्रिया को बढ़ाने का काम करता है।
तो यहाँ ये उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करेगा, शर्करा की मात्रा भी बढ़ा देता है और क्लोरोफिल के निर्माण में भी हेल्प कर देता है। ठीक, अगर इसकी कमी हुई तो पत्तियां हरिमहीनता की शिकार हो जाती, मतलब हरी जो है वो हरा कलर जो होता है वो कम हो जाता है और पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है। दूसरा, फसलों की पत्तियां भूरे रंग की या पारदर्शी भी हो सकती हैं और उनके मृत ऊतक के धब्बे बन जाते हैं, पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। अगला है जिंक के कार्य। जिंक भी एंजाइम के निर्माण में सहायक है। प्रजनन संस्थान के लिए आवश्यक तत्व है, मतलब जहाँ पौधों में कलिकाएं होती है, जहाँ प्रजनन की क्षमता होने लगती है, वहां पर भी जिंक आवश्यक होता है। और मृदा से पौधों में जल के अवशोषण को बढ़ा देता है। जिंक क्या करेगा? जमीन से जल को अवशोषित करने में मदद करता है। कमी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां नुकीली हो जाती है, पुरानी पत्तियां दिखाई, जो पुरानी पत्तियां हैं वो जो नई आती है वो भी पुरानी की तरह दिखाई देने लगती है और जो गिर जाती है पीली हो जाती है। और जो धान में खेरा रोग होता है वो भी जिंक की कमी के कारण ही होता है। ठीक, इसी तरीके से कॉपर और बोरान और मोलिब्डेनम, इनमें भी यही कार्य है कि ये पत्तियों पर सबसे ज़्यादा असर करते हैं, पत्तियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। फिर एंजाइम के साथ क्रिया करके ये तत्व हमारे पौधों की वृद्धि तो करवा देते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी होने लगती है तो इन्हीं के कारण फसलों में जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती है या पौधों की पत्तियां कमज़ोर हो जाती है। इस तरीके से आपको इनके टाइप्स याद करने हैं कि कौन से तत्व से कौन कौन सी कमी होती है। ठीक है। अब इसके बाद ये टॉपिक आपका नेक्स्ट, इसमें मध्य प्रदेश की मृदा का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण करना होता है। ठीक है, मतलब हमने जो फसलें पढ़ी इनमें तत्वों की कमी तो समझ में आ गई, लेकिन अब जलवायु का भी इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं, पहला कन्हार। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो दो भागों के हिसाब से है, मध्य प्रदेश का मैदानी भाग और मध्य प्रदेश का पहाड़ी भाग। मैदानी भाग क्या होगा? जहाँ मैदान, वो लंबे लंबे मैदान वाले भाग हैं, और दूसरा पहाड़ी, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो पहले बात करते हैं कि इसमें समझाया गया है कि 4 भाग हैं मैदानी भाग के हिसाब से। तो पहला है कन्हार, शहरी, अच्छी जल धारण क्षमता वाली और अच्छी फसल उत्पादन वाली मृदाएं इसमें होती है, परंतु प्रबंधन की समस्या की वजह से ये मृदाएं उपयोग में नहीं आती, पूरी तरीके से उपयोग में नहीं आती। ठीक है, इनमें धान उगाया जा सकता है और वर्षा ऋतु में कोदो, कुटकी और अरहर, या रबी में चना फसल, आलसी, ये सभी उगाए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डोरसा। ठीक है, जो ये मृदाएं हैं उनके हिसाब से हम पता लगा रहे हैं और उनकी जलवायु के आधार पर पता लगा रहे हैं कि ये फसलें किस तरीके से होगी। तो दूसरा है डोरसा। मिट्टियाँ स्थलाकृतिक दृष्टि से मध्यम ऊंचाई वाली स्थिति में होती है, ये गहरी और अच्छी जल धारण क्षमता वाली होती है। जो डोरसा है उसमें भी जल धारण क्षमता अच्छी होती है और ये अधिकतर समतल स्थान पर आपको मिलती है। इसमें सूखे का प्रभाव कम होता है और उपज कम होने का मुख्य कारण जो है इसमें वो अवशिष्ट नमी की कमी होता है। और उसके अवशिष्ट नमी की कमी नहीं बल्कि भौतिक दशाएं, जिसके कारण पौधों की संख्या कम हो जाती है या उनको संभालना, मैनेज करना, प्रबंधन करना, ये सभी इसके खास कारण होते हैं। अगला है भाटा। इस पद्धति में क्या करेंगे? मृदाएं एंटीसोल गण के अंतर्गत आती है, मतलब एंटीसोल मतलब उसमें मिट्टी कम मात्रा में होती है। तो जैसे ढाल वाले भाग हो गए जहाँ चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, ऐसी जगह पर रेतीली मिट्टी या कंकड़ में ये फसलें उगाई जाती है। इनकी मृदाओं का रंग लाल होता है और करीब 20% क्षेत्र जो है वो फसलों के लिए अनुपयुक्त तो रहता है, बंजर रह जाता है इसमें। ठीक है, और लास्ट है मटासी। मृदा नाम पद्धति के अनुसार मृदाएं एंटीसोल के अंतर्गत आती है, मतलब ये भी वैसी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हल्की होती है और कम गहराई वाली होती है। ठीक है, इस तरह की फसलों को हम मटासी जो इलाके हैं वहाँ पर उगा सकते हैं, जिसमें जो मृदाएं हैं वो हल्के रंग की होती हैं और इसमें धान और गेहूं की फसल अच्छी होती है। ठीक, अब बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ, मृदाएं आप लोग जो पढ़ चुके हैं पहले भी, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ कौन कौन सी हैं।
लेटराइट मृदाएं, लाल पीली मृदाएं, काली मृदाएं, लाल बलुई मृदाएं और लाल दोमट मृदाएं। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ी, समझा देता हूँ एक बार। लेटराइट जो आयरन और एल्यूमिनियम के कोलाइड जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर लाल पीली जो होती हैं उसमें नाइट्रस, ग्रेनाइट और फेरा मैग्नीशियम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मृदा में क्या होता है, इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना और एल्यूमिनियम जैसे खनिज और उसके जीवांश भी मिलते हैं। लाल बलुई जो होती है उसमें लाल पीला रंग किसके कारण होगा, हेमेटाइट और ऑक्साइड। ये हेमेटाइट और ऑक्साइड किसके, लोहे के, उनके कारण इसका कलर भी दिखाई देता है। उसके साथ इसमें लोहा और एल्यूमिनियम भी उसके अंश भी मिलते हैं। अगला है लाल दोमट मृदा जिसमें नाइट्रस और डायोराइट, बेसिकली ये चट्टानें अम्ल रहित होती हैं। तो इनका उपयोग मध्य प्रदेश की जलवायु की जो इस हिसाब से मृदाएं जो हैं उनको बांटा गया है। ठीक, अब ये चैप्टर आपका खत्म, चैप्टर नंबर 2। इसमें आप लोगों को जो मैंने समझाया उससे बनने वाले क्वेश्चंस, बेसिकली खास करके जो क्वेश्चन बनते हैं दो, जैसे पोषक तत्व, कोई भी एक पोषक तत्व पूछ लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ, आपको जो जो पढ़ाया था उसमें से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से कोई सूक्ष्म में से कोई सा, जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी से पौधों पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या इसके अलावा इनके प्रभाव पूछे जा सकते हैं। नाइट्रोजन का पौधों पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो इस लेसन में आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं उनके नाम नोट कर लेने एक टेबल में। उसके बाद जैसे मान लीजिए पहले नाइट्रोजन का जो पौधा, नाइट्रोजन का जो पौधों पर प्रभाव है वो लिख लिया, और उसकी कमी के लक्षण या उसकी कमी से पौधों में लक्षण जो दिखाई देते हैं वो। ठीक है, सभी में आपको 3-3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, कितने कितने पॉइंट, 3-3, उसी के हिसाब से इसके क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो पहले तो नाइट्रोजन हो गया, आप उसको डिटेल में लिखेंगे। फिर दूसरा पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो जितने भी तत्व आपको दिए हैं सभी तत्वों के बारे में आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी एक तत्व के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा, और में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये पोषक तत्वों का एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप इस लेसन में जितने भी पोषक तत्व समझाए गए हैं उन सभी, इस लेसन में क्वेश्चन आंसर में आपको क्या लिखना है, जितने भी पोषक तत्व समझाए गए हैं उन सारे पोषक तत्वों के 2-2 प्रभाव और 2-2 कमी के लक्षण। ठीक है, क्या क्या देखेंगे, 2-2 तो प्रभाव लिखने हैं और 2-2 उनकी कमी से होने वाले लक्षण लिखने हैं। इस तरीके से आपको इस लेसन को पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि इस लेसन से ये क्वेश्चन कंपलसरी आते ही हैं। और इनमें भी जैसे मान लीजिए आप नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसी तरीके से आपने फास्फोरस पढ़ा था, उसमें भी कैल्शियम पढ़ा था, उसमें भी पीली पड़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें लगभग कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो कुछ तत्वों में सेम होते हैं, तो उसे याद करने का तरीका आसान हो जाता है कि जब आप उसे देखेंगे कि सेम पॉइंट है तो उन्हें आसानी से याद भी रखा जा सकता है। कंफ्यूज होने की बजाय उन्हें याद रखें कि किसमें सेम है पॉइंट, तो आप उसे जब लिखेंगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा और उसे आप आसानी से कंप्लीट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 फसल उत्पादन का कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैन्योर्स या खाद। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा। खाद क्या है, चैप्टर नंबर 3 खाद। खाद क्या है, तो वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं।
भूमि की उर्वरा शक्ति मतलब उपजाऊपन, पौधों को उगाने की क्षमता। तो पौधों को उगाने की उनकी जो उर्वरा शक्ति है उसे अगर बढ़ाने के लिए हम कुछ पदार्थ मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? खाद कहा जाता है। ठीक है। अब खाद के भूमि पर क्या क्या प्रभाव, क्या क्या सहायता करते हैं खाद? तो पहला, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्व हम पढ़ चुके हैं। तो खाद जब मिलाते हैं तो पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या करेंगे? आपके पौधों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा को जमीन में बढ़ा देते हैं। ठीक है। दूसरा खाद का उपयोग खास क्या है? जल धारण क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। जल धारण क्षमता क्या होती है? जब बरसात होती है या जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी की मात्रा पौधों में पहुंचती है, पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं, समय के साथ साथ पानी उड़ जाता है और पौधों की कमी होने लगती है, फिर हमें वापस सिंचाई करनी पड़ती है। इसमें एक काम जो पौधों की धारण क्षमता, पौधे जो जल को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने लिए इकट्ठा करते हैं, उसमें भी पोषक तत्व काम करते हैं। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था जिंक जो होता है वो जमीन से पानी को अवशोषित करने की क्रिया को बढ़ा देता है। तो वही चीज इन पोषक तत्वों की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तभी तो जिंक काम करेगा। तो जब हम खाद का उपयोग करते हैं तो ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनमें इन तत्वों के कारण जल की धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला है मृदा की भौतिक दशा में सुधार करके। भूमि की भौतिक दशा अगर खराब हो रही है, हम एक ही फसल बार बार ले रहे हैं या कोई भी कारण है, तो उसके कारण उसकी जो उर्वरकता कम हो गई, तो उसकी अगर दशा हम सुधार दें तो उसके कारण भी हमारी फसल अच्छी हो सकती है। और मृदा में पर्याप्त जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम जैविक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो उसके कारण जितने भी लाभकारी जीवाणु हैं वो उसमें काम करने लगते हैं और हमारी फसल का उत्पादन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, मृदा का कटाव कम करके। जितना ज़्यादा मृदा का कटाव कम होगा उतनी ज़्यादा हमारी फसल अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें और अधिक मात्रा में जगह मिलेगी और पोषक तत्व भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक। अब आपकी बुक में खाद का वर्गीकरण दिया हुआ है, खाद के प्रकार दिए हुए हैं बुक में, जैसे जैविक खाद और रासायनिक खाद। हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में पहले भी छोटी क्लासेस में, अभी भी हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो रसायनों से मिलकर बनने वाली खाद है वो रासायनिक खाद है, और जैविक खाद जो है वो गाय भैंस पशुओं के जो मलमूत्र से, पत्तियों से, प्राकृतिक चीज़ों से जो बनाई जाती है उसे जैविक खाद कहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है खाद या जीवांशयुक्त खाद और रासायनिक खाद में अंतर, या फिर कार्बनिक और अकार्बनिक खाद में अंतर। ये क्वेश्चन आने जैसा है जिसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा और उसके आगे के टॉपिक भी क्लियर करूंगा। थैंक यू क्लास।